जब किस्मत ही ख़राब होगी तो यार क्या ही कर लोगे आप। तो 2 दिन पहले मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ। शुरुआत से आपको बता था कि क्या सीन था। ठीक है, गांव में एक भाई रहता, उसने कहा था कि मुझे 7 सीटर व्हीकल चाहिए। ठीक है, वो ओमनी, वर्सा या फिर इको, इनमें से कोई भी चलेगी। बजट जो है वो 1 लाख के नीचे था। तो मैंने बोला ठीक है, देखते, अगर 15 साल पुरानी गाड़ी में रहेगी तो भी चलेगा, क्योंकि 5 साल का ग्रीन टैक्स पे करके आपको वो एक्सटेंडेड मिल जाता है। तो फेसबुक मार्केट प्लेस पे मैंने एक गाड़ी मुझे मिल गई ऐसी, जिसका प्राइस 70,000 था और 2010 का मॉडल था, थर्ड ओनर। तो मैंने बोला कि भाई इतना कम में बेच रहा है, तो मैंने बोला ठीक है देख लेते हैं। तो नंबर था, मैंने कॉल किया। वो बंदा बोला कि मैं इंडियन आर्मी में काम करता हूँ और लॉकडाउन की वजह से पैसे की कमी है, इसलिए मैं वो गाड़ी सस्ते में बेच रहा हूँ। मैंने भी वो चीज़ मान ली। अब मेरे दिमाग में ये आनी चाहिए थी कि इंडियन आर्मी को जो सैलरी है, उनका सैलरी रुकता नहीं है, उनको सैलरी कंटिन्यूसली मिलता रहता है। तो मैं भी, मेरे दिमाग में क्या है पता नहीं, मैंने इंडियन आर्मी की नाम सुनी तो वो एक होता है ना जोशीला चीज़ कि हाँ इंडियन आर्मी। तो मैंने भी हाँ हाँ वगैरह सब कुछ हो गई, भाई को गांव में कॉल करके बता दिया ऐसा ऐसा है सब कुछ। तो भाई ने बोला ठीक है फिर ले ले, फिर लेते हो, मैं गांव से तुझे पैसा वगैरह ऑनलाइन सब ट्रांसफ़र कर देता हूँ। मैंने सब कुछ बात किया। तो वो बंदे जो बंदा था, मतलब जिसने इंडियन आर्मी का नाम लिया था, वो बंदा बोला कि सर मैं जो गाड़ी है वो मैं ट्रांसपोर्ट सर्विस के थ्रू आपके घर में पहुंचा देता हूँ, क्योंकि अभी कोरोना है। तो फिर आप जो डिलीवरी चार्जेस है, उसने मुझे कहा था कि डिलीवरी चार्जेस जो है वो 3,150 रुपीज़ है, वो आप पे कर दो, आपके घर तक गाड़ी आ जाएगी, आप देख लो, अगर आपको नहीं पसंद आई तो आपको वो पैसा जो है वापस मिल जाएगा। मैंने मान ली, ऑनलाइन पेमेंट कर दी मैंने, और उसने रिसिप्ट भी भेज दी मुझे। ठीक है, वो गाड़ी का जो डिटेल था पूरा उसमें, जो ओनर है मतलब वही बंदा, उसका डिटेल्स, और जो लेने वाला है मतलब मेरे गांव का जो भाई है उसका डिटेल्स, और मेरा एड्रेस वगैरह सब कुछ उसमें उसने रिसिप्ट में भेज दी। भेज देने के बाद आधे घंटे बाद उसने कॉल किया। सर मेरा जो मैनेजर है वो बोल रहा है कि इतने कम में तो गाड़ी कैसे डिलीवर कर रहा है, उनसे और 10,000 की मांग कर। तो मैंने बोला कि सर ये डील नहीं था, क्योंकि मैंने डील के हिसाब से, उन्होंने क्या बोला था कि डिलीवरी होने के बाद मैं देखूंगा, चलाऊंगा, उसके बाद आपको 15,000 एडवांस दूंगा, और फिर जो भी बचे हुए पैसे रहेंगे वो आपको मैं कल ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो वो बंदा उस बात पे मान गया था, लेकिन अभी वो मैनेजर का नाम ले रहा है और कह रहा है कि 10,000। तो मैंने बोला ये मुझे नहीं चाहिए, अब गाड़ी अपने पास रख लो, मुझे जो भी पैसा मैंने जो डिलीवरी के लिए दिया था वो मुझे वापस कर दो। और मैंने इस टाइम उसको बोला था कि मुझे पूरा पैसा चाहिए। रीज़न इज़ क्योंकि गाड़ी वहाँ से निकली नहीं थी, उसके मुताबिक गाड़ी डोर पे थी, वो जो ड्राइवर है वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, गाड़ी निकली नहीं थी। तो मैंने बोला कि अब डिलीवरी तो हुई नहीं है, गाड़ी निकली नहीं है, तो मुझे पूरा पैसा मुझे वापस चाहिए। उसने कहा कि ठीक है फिर आपका जो भी है वो मैं कैंसिल केस पे डाल देता हूँ, आपको कल सुबह 9 बजे तक पैसा आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है चलो। शाम को 8 बजे उस बंदे का फिर से मुझे कॉल आता है कि आपको जो पैसा वापस करना था मैं वो वापस कर देता हूँ, मैं आपके व्हाट्सएप पे एक क्यूआर कोड भेजता हूँ, आप उसको स्कैन करके मुझे 2,000 पे कर दो, फिर आपको मैं 5,000 पे करता हूँ। तो जब स्कैनर की बात आई तो मेरे दिमाग में चुप गई कि भाई अगर मैं स्कैन करूँगा तो मेरा पूरा बैंक डिटेल्स उसमें चला जाएगा, और मेरे बैंक में जितना भी बैलेंस है वो सब उसमें से निकल जाएगा। तो मैंने उसको सीधा बोला ठीक है मैं साइबर क्राइम में जाता हूँ, वहाँ पे आपका रिपोर्ट लिखाता हूँ, ऐसा ऐसा स्कैनर। उस बंदे ने उसी टाइम तुरंत कॉल काट दिया, और कॉल काटने के बाद मैं समझ गया कि भाई मेरे साथ स्कैम हो चुका है। उसके बाद मेरा फेसबुक मार्केट प्लेस जो था वो भी हैक हो गया। ठीक है, मेरा फेसबुक हैक हो गया था, फेसबुक नहीं हैक होता, जो मार्केट प्लेस था उसके ऊपर मेरा कुछ ओपन नहीं हो रहा था। फिर बाद में मैंने वहाँ पे जो फेसबुक का जो हेल्प सेंटर होता है वहाँ पे जाके मैंने रिपोर्ट वगैरह कराई, तब जाके मेरा फेसबुक का जो पासवर्ड वगैरह वो पूरा चेंज करवाना पड़ा। उसके बाद वो सब कुछ नॉर्मल हो गया। उस बंदे को मैं बाद में 3 बार 4 बार कॉल कर रहा हूँ, नहीं उठा रहा है। ठीक है, व्हाट्सअप पे वो मुझे लाइव भी दिखा रहा है, लेकिन कॉल नहीं उठा रहा है। 2-3 पुलिस वाले से बात कर ली, उन्होंने कहा था कि तू पेमेंट कैसा किया, क्योंकि जो 3,150 रुपीज़ जो पेमेंट था वो मैंने ऑनलाइन ही किया था, लेकिन मैंने उसका अकाउंट, उसने मुझे अकाउंट नंबर दिया था और आईएफएससी कोड दिया था, लेकिन वो जो बैंक था वो नोएडा का था। ठीक है, उस टाइम ही मुझे दिमाग में आ जाना चाहिए था कि भाई नोएडा का बैंक ब्रांच अकाउंट नंबर उसने दिया है, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम। मेरा दिमाग उस टाइम चला नहीं, मैं इंडियन आर्मी के भरोसे करके बैठा था। तो इससे यही सबक मिलती है कि भाई देखो, अ, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जैसे मैंने की थी। ठीक है, सबसे बड़ी गलती जल्दबाजी होती है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर कोई बंदा बोल रहा है कि ये मैं हूँ ये ऐसा, आप भरोसा कर लो, कभी मत करना भरोसा। ठीक है, इस दुनिया में ना भरोसे के नाम पे लूटने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हैं।
ठीक है, वो चीज़ मैं भूल गया था मेरे दिमाग में। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भाई भरोसा मत रख, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ ही स्कैम हुआ। नसीब मेरा इतना अच्छा था, ठीक है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे सिर्फ 3150 रुपीज़ गए। अगर मैं वो गलती से स्कैन कर लेता, उसके बातों में आके अगर मैं वो 2000 पे कर देता, तो मेरा अकाउंट जो है जितना भी उसमें बैलेंस था सब के सब 2 मिनट के अंदर उसके पास चला जाता, 2 मिनट के बाद। तो काफ़ी सारे पुलिस वाले से बात हुई, पुलिस वाले ने बोला कि अगर क्यूआर कोड स्कैन नहीं किया या फिर किसी तरह का ओटीपी या फिर ऐसा कुछ आया नहीं है तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप तो भी एक बार बैंक में एक इंटीमेशन दे के रख लो कि ऐसा ऐसा अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, इसमें मैंने दोपहर के टाइम पे जो भी पैसा ट्रांसफ़र किया था, अगर ये बैंक के थ्रू अगर कोई भी बड़ा ट्रांजेक्शन अगर मेरे इसमें से डेबिट होता है तो फिर से एक बार मुझे मैसेज या फिर मेल करके मुझे एक बार बताया जाएगा। उसके बाद ही जब मैं अगर येस करूँगा कि हाँ ये मैं ही पैसे निकाल रहा हूँ, उसके बाद ही तो वो सब मैंने किया। फिर उसके बाद तो ये बात को एक्चुअली ये कल पूरा शांत हो गया था, ठीक है, ये परसों की बात है। कल दोपहर तक थोड़ा सा हम लोग का टेंशन था और अभी जाके मैं स्टेबल। ये व्लॉग जो है ये एक्चुअली कुछ और ही होने वाला था, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं मतलब ऑफिशियली आपको बता देता था, स्टार्टिंग में एक पार्ट मैंने शूट किया था, ठीक है, ये स्कैम होने के ठीक पहले, जिसमें मैं बताने वाला था कि जो बोलते हैं ना कि बकेट लिस्ट का कुछ बात में किया था, तो उसके रिलेटेड मैं व्लॉग बनाने वाला था, लेकिन ये स्कैम हो गया। तो ये मुझे ये जो बात है ये आपको बतानी थी, ठीक है। 6 मिनट का वीडियो हो चुका है, बस मैं इतना आपको बताना चाहूँगा कि भाई बच के रहो लोगों से, ठीक है। लूटने वाले बहुत लोग बैठे हैं और इनको शर्म भी नहीं आती कि भाई किसी का मेहनत का पैसा लूट रहे, नहीं शर्म आती। मैंने पुलिस का जब धमकी दिया ना, जब उसने कॉल कट किया, तभी मैं समझ गया कि भाई मेरे साथ स्कैम हो चुका है। उसके पहले मैं जब ये पूरा सोच रहा था फिर से स्टार्टिंग से लेके, तब मुझे 2-3 बार ऐसे डाउट आना चाहिए था कि ये स्कैम हो सकता है, लेकिन मुझे वो दिमाग में उस टाइम नहीं आया। रीज़न इज़ जल्दबाजी। तो भाई जल्दबाजी में लिया हुआ काम हमेशा शैतान का होता है, और इस बार मेरे साथ वही हुआ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। इसके बाद वाला जो भी रहेगा, वो जो बकेट लिस्ट वाला व्लॉग, उसमें ही मिलेंगे आपको डायरेक्टली। तो पूरा डिटेल्स उसमें मैं बता दूंगा मेरे फ्यूचर के बारे में। ये तो 2-3 दिन का टेंशन था, ये मैंने आपको बताया। और बस इतना बोलना चाहूँगा लास्ट में, भाई कोरोना से बचने की ज़रूरत तो है ही, साथ ही साथ ऐसे फ्रॉड लोगों से भी बचने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना से आपकी ज़िंदगी भले जाती हो, लेकिन ये फ्रॉड लोगों की वजह से पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, या फिर पूरी ज़िंदगी भर की मेहनत आपकी बर्बाद हो जाती है। तो बस इतना बोलूँगा, स्टे सेफ़, बी सेफ़, और कुछ भी चीज़ करने से पहले 10 बार सोचो और फिर करो, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए go on and do it now. Fill your life with experience, not things. Have stories to tell, not stuff to show. Bye bye guys.